चलिए, अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोग को R&S कल इस पे क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों से हुए नहीं होंगे। ये तीन हमने लिख लिया यहां पर, स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहां पे सबसे पहला काम हम वही करेंगे जो हम लोग E एंड Z नोटेशन में करते थे। विल असाइन प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। यही काम कर ले हर जगह पर। ठीक है यहां तक। फिर इसके बाद हम एक एरो ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम 1 to 2 एंड देन फ्रॉम 2 to 3। एरो ड्रॉ करना है फ्रॉम 1 to 2 देन फ्रॉम 2 to 3। क्या किया हमने? सबसे पहले चारों ग्रुप का ग्रीन टी शर्ट, क्या नाम है बच्चे आपका? पढ़ाई यहां पर हो रही है। आप लोग थोड़ा उधर होकर बात कर लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चारों ग्रुप का प्रायोरिटी लिख लेंगे। देन विल ड्रॉ वन एरो फ्रॉम 1 to 2 देन फ्रॉम 2 to 3। अब इसके बाद ये रोटेशन किस तरीके का आ गया? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया इसका मतलब कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन है R। यहां पर किस तरीके का आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गया इसका मतलब कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन है S। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर? क्लॉकवाइज के लिए कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन S। अब यहां पर बस एक ही पॉइंट एडिशनल हमें ध्यान में रखना है। कि क्लॉकवाइज के लिए R और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S, ये हम तभी लिखेंगे व्हेन द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is at vertical position। क्लॉकवाइज के लिए R और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S, ये कब लिखेंगे? जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पर होगा। वर्टिकल पोजीशन से मतलब हमारा ये दोनों पोजीशंस। मगर थर्ड वाले केस में हम क्या देख रहे हैं? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? हॉरिजॉन्टल।
अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, वहां पे क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा S और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा R। बात आई समझ में सबको? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में है तब तो नॉर्मल लिखना है, क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S। मगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दिख गया तो उस केस में ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऑपोजिट मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब R। यही आ गया। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में अगर कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए, जैसे यहां पर फर्स्ट और थर्ड में कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम आ गया इसका मतलब दिस टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, दे आर सेम कंपाउंड्स। और कायरल कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आ जाए, जैसे फर्स्ट और सेकंड की बात कर लें या सेकंड और थर्ड की बात कर लें, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट आ गया, इसका मतलब दे आर इनैंसियोमर्स। तो यहां पर 1 and 2 and 2 and 3 are enantiomers and 1 and 3 are identical compounds। आसान है? तो यही 2 मिनट अगर पढ़ा रहा था तो 3-4 क्वेश्चन हो जाता। लिख लिया सबने? चलिए, अब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको सबसे पहले देखते जाएंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है यहां पे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका सिंथेसिस किससे करते हैं? एनिलीन। एनिलीन, इफ दिस इज ट्रीटेड टू NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों मिलकर के दे देता है हमें HNO2, नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन का रिएक्शन या तो नाइट्रस एसिड के साथ दिया है या NaNO2 HCl के साथ दिया है एट टेम्परेचर रेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। मगर यहीं पर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की जगह पर अगर हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ले लिए
और इसका रिएक्शन करा दिए नाइट्रस एसिड के साथ, क्या बनता है यहां पर? डायजो ग्रुप N2+ इज ओनली स्टेबल विद बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ लग गया तब तो N2 बाहर निकलेगा, उस केस में N2 विल बी अनस्टेबल। तो अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स की जगह पर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स का रिएक्शन करा दे HNO2 के साथ, तो HNO2 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर एक तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और एक वाटर बाहर निकल जाता है, बन क्या जाएगा? अल्कोहल्स। So aromatic primary amines on reaction with nitrous acid will give benzene diazonium chloride. Aliphatic primary amines will give alcohol. And there will be quantitative evolution of nitrogen gas. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर इसका रिएक्शन हम करा दें विथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड Cu+ कैटलिस्ट कोल्ड वाटर, और इफ दिस इज हीटेड विथ इथेनॉल, क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, this is treated to boiling water in presence of acid phenol। कोल्ड वाटर के साथ बेंजीन, हॉट वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विल गेट phenol। Benzene diazonium chloride, this is treated to CuCl, this is treated to cuprous chloride in presence of HCl, chlorobenzene, cuprous bromide in presence of HBr, bromobenzene, CuCN in presence of HCN, we get बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम है इस रिएक्शन का? कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर करा रहे हैं, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स में ये 3 रिएक्शन याद रखना है। सैंडमेयर्स रिएक्शन से वी कैन सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजोनाइट्राइल। सैंडमेयर्स रिएक्शन। benzene diazonium chloride, if this is treated to copper turnings in presence of HCl, here also we get chlorobenzene, and copper in presence of HBr, we get bromobenzene। तो कॉपर सॉल्ट की जगह पर सिर्फ कॉपर टर्निंग्स भी ले लें तो वहां पर भी रिएक्शन हो जाता है। इस केस में क्या बोलते हैं इसको? गैटरमैन रिएक्शन।
और क्या क्या बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड if this is treated to HbF4, then first of all we get one intermediate here and 2 plus BF4 minus. Now if this intermediate is heated alone, this intermediate is unstable, we get here fluorobenzene क्या नाम है रिएक्शन का? Boltzmann reaction. And if this is treated to potassium iodide, in that case we get iodobenzene. Benzene diazonium chloride, if this is treated to benzene in presence of sodium, यहाँ पर बन जाता है डाइफिनाइल और बाइफिनाइल. And this reaction is known as Gomberg reaction. लिख लिए? एराइल हैलाइड्स का सिंथेसिस ये मेनली हम करते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. अब इसमें कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये लिख करके छोड़ दीजिए. अभी जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स करेंगे तो याद दिलाइएगा वहाँ पे. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पूरा का पूरा किस में आएगा? इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. अभी तो बस एराइल हैलाइड्स के सिंथेसिस आ सकता है. चलिए अब आप लिख लीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड का सिंथेसिस सबसे पहला हम देख लें यहाँ पर. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. सबसे पहला फ्रॉम एल्केन. एल्केन का जो भी रिएक्शन होता है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
alkanes reacts by free radical substitution reaction. जैसे मीथेन का रिएक्शन अगर हम करा दें क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है CH3Cl प्लस HCl. चेन रिएक्शन होता है यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म. दिस विल फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव डाइक्लोराइड. Then dichloride formed will further react with chlorine to give chloroform. जो पढ़ लिया है उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है. तो इस रिएक्शन में मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड एंड टेट्राक्लोराइड्स विल बी फॉर्म्ड. अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लें तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरीन एक्सेस में ले लिए तो मैक्सिमम पॉसिबल क्लोरीनेशन, CCl4 विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट. और अगर हम मीथेन को यहां पर एक्सेस में ले लें, मीथेन को एक्सेस में ले लिए मतलब क्लोरीन को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दिए, तो क्लोरीन पहले ही स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा. और यहाँ पर पहले स्टेप में ही सिर्फ क्लोरीन खत्म हो गया, मतलब सिर्फ मोनोहेलाइड और मोनोक्लोराइड बन पाएगा. तो एल्केन को एक्सेस में लेंगे तो मोनोहेलाइड, क्लोरीन को अगर या हैलोजन को एक्सेस में ले लिए देन टेट्राहेलाइड. समझ गए? हैलोजन एक्सेस में लेंगे तो हैलोजन लास्ट स्टेप तक जाएगा, और एल्केन को एक्सेस में ले लिए तो उस केस में हैलोजन पहले स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा. CCl4 इसको और कॉमनली किस नाम से बुलाते हैं? पायरीन. एंड दिस वाज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. आग बुझाने के काम में आता था. एल्कीन और एल्काइन तो पिछले क्लास में ही पढ़े हैं. एल्कीन और एल्काइन के साथ आपने देखा है मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन. जो नहीं पढ़े हैं उसको देख लें यहाँ पे. फ्रॉम एल्कीन and alkyne. इसमें सबसे पहला ही हम देख लेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे प्रोपीन का रिएक्शन अगर हम करा दें क्लोरीन के साथ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 773 केल्विन, और इफ दिस इज ट्रीटेड टू सल्फरिल क्लोराइड, तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दिए हाई टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम सल्फरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर क्लोरीन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं आएगा. हेयर क्लोरीन विल गो विथ एलाइलिक कार्बन. एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, और यहाँ पर बन जाएगा एलाइल क्लोराइड. और यहीं पर अगर एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराना है तो हम रिएक्शन करा सकते थे ब्रोमीन के साथ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और द रिएक्शन कुड हैव बीन कंडक्टेड बाय NBS, N-bromosaccinamide. यहाँ पर ब्रोमीन विल गो विथ एलाइलिक कार्बन. NBS
ये होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, साइक्लोहेक्सिन, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे लगेगा ब्रोमीन? यहाँ पर या यहाँ पर, एक ही बात है। एलाइलिक कार्बन पे लग जाएगा। नाम बताइए, आयुपैक नेम जल्दी से। कुछ कुछ बोल रहे हैं सब। मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है। मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसको देंगे? तो लोएस्ट लोकेंट पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड को मिलना चाहिए। मतलब मल्टीपल बॉन्ड शुड बी लोकेटेड बिटवीन लोएस्ट कार्बन्स। मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम करना है। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सवानिन। चलिए आप बताइए, एल्काइन का रिएक्शन करा दिए, प्रोपाइन का रिएक्शन HCl के साथ, क्या बनेगा? जिसको याद है हाथ उठाइए जल्दी से। हाँ, प्रोपाइन का। क्या 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 क्या? HCl के साथ, क्लोरीन के साथ नहीं। एल्काइंस का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करने पर जेमाइनल डाई हैलाइड बनता है। इतना बस ध्यान में रखना होना चाहिए। एल्काइंस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ देता है जेम डाई हैलाइड, और एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मार्कोनिकॉप्स होगा या एंटी मार्कोनिकॉप्स होगा, मोनोहैलाइड बनेगा। हैलोजिनेशन की बात करें तो एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ अगर करते हैं तो डाई हैलाइड, एल्काइंस का रिएक्शन हैलोजन के साथ टेट्राहैलाइड। फ्रॉम अल्कोहल। एल्कोहल्स का रिएक्शन अगर हम करा दें विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, हमें मिलता है यहां पर RCl इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन, ठीक है। सो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स will be directly proportional to stability of carbocation generated.
जब भी रिएक्शन किसी इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करता है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? टर्शरी। मतलब सबसे रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा होगा यहाँ पर? टर्शरी। सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, दिस विल बी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ये जो रिएक्शन हो रहा है, ग्रुप्स प्रोसेस। और इनफैक्ट इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को टेस्ट भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ल्यूकास टेस्ट। टर्शरी अल्कोहल गिव्स व्हाइट precipitate of alkyl chloride immediately. Secondary alcohol gives within 5 minutes, and primary alcohol does not give white precipitate of RCl at room temperature. सबको पता है ये सब? यहीं पर अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम करा दें PCl5 के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। यहाँ पर भी मिल जाएगा RCl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में HCl। Similarly, alcohols can also be treated to PCl3. Phosphorus acid और अल्कोहल्स का रिएक्शन ये हम करा सकते हैं SOCl2 के साथ in presence of pyridine. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डार्जेंस सिंथेसिस। Dargen synthesis, this is the best method for synthesis of alkyl chloride. Best method क्यों होता है ये? Because here the byproducts are gaseous. तो जो भी बाई प्रोडक्ट्स ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड ही बचेगा। हो गया? From silver salt of carboxylic acid, from silver salt of carboxylic acid. Silver salt of carboxylic acid, if this is treated to bromine in presence of non-polar solvent, क्या होता है यहाँ पे? एक ब्रोमीन को इस तरीके से लिख लें, एक तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक AgBr बाहर निकलता है, और ब्रोमीन की जगह इनकी जगह पे ये ब्रोमीन लग जाएगा। सो विल गेट अल्काइल ब्रोमाइड एज द प्रोडक्ट।
जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें सिल्वर बेंजोएट एंड दिस इज ट्रीटेड टू ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये COAG वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा. विल गेट ब्रोमोबेंजीन एज द प्रोडक्ट. क्या नाम है रिएक्शन का? बहुत प्यारा नाम, बोरोडीन हंस डीएकर रिएक्शन. ये रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होगा? ब्रोमीन के साथ. यहीं पे अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन के साथ करा दिए, ब्रोमीन की जगह पे अगर आयोडीन ले लिए तो फिर अलग कहानी हो जाएगी. कौन बोल रहा था केमिस्ट्री साइंस ऑफ एक्सेप्शन? बिल्कुल सही बोल रही थी. ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लिए तो बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है यहां पे. उस केस में यहां पर एल्काइल आयोडाइड ना बन करके बनता है एस्टर. इस रिएक्शन का फिर से बहुत प्यारा नाम है, याद है? बिरबॉन सिमोनिनी रिएक्शन. नहीं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑर्गेनिक के या फिजिकल के एक्सेप्शंस नहीं पूछे जाते. एक्सेप्शंस कुछ भी आता है तो इनऑर्गेनिक में आता है, वहाँ पे एक्सेप्शंस ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनऑर्गेनिक में. तो अच्छी बात है इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन आए तो, क्योंकि बहुत कम है वो. ऑर्गेनिक में आपसे एक्सेप्शंस नहीं पूछेंगे, मगर हमें तैयार तो रहना ही. चलिए, अब हम लोग एक बात कर लें यहां पर, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड्स ये कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं? एल्काइल हैलाइड्स, दिस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कर दें, then air nucleophile, this substitutes the halide ion. इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस फंक्शंस एज एंटरिंग ग्रुप. एंटरिंग ग्रुप क्या होगा? द ग्रुप विच हैज टू एंटर विथ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And halogen, this functions as leaving group. लिविंग ग्रुप का काम क्या होता है? दिस हैज टू migrates with
bonding pair of electrons, and entering group, this has to enter with bond pairs. कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन सा बेकार लिविंग ग्रुप है, ये कैसे डिसाइड होता है? लिविंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर निकल जाना। लेविस बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देना। तो अगर कोई अच्छा लेविस बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर निकलेगा? डोनेट कर देगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। लेविस बेसिस का काम क्या है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है लोन पेयर, उतना अच्छा बेस है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करना, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बाहर जाना है। तो इसके लिए द ग्रुप हैज टू फंक्शन एज वीक बेस। जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी is inversely proportional to basicity. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। जैसे मैं लिख दूं यहां पर I माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। बताइए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा? I माइनस। वैसे भी आपको पता है लिविंग ग्रुप होने के लिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहले बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। और बॉन्ड सबसे आसानी से कब टूटेगा? जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके साथ होगा? आयोडीन के साथ। सो I माइनस विल बी बेस्ट लिविंग ग्रुप। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ। सो F माइनस विल बी वर्स्ट लिविंग ग्रुप। ऐसे सपोज मैंने एक लिख दिया यहां पर अल्कोक्साइड आयन और एक लिख दें फेनॉक्साइड आयन। कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप? सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ दूं इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है, क्या देखेंगे? ध्यान से देखिए, यहां पर स्ट्रॉन्गर बेस आपसे पूछ दिया गया कौन है। तो बेस का काम क्या है? टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फेनॉक्साइड आयन में जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो यहां पे डोनेशन हो पाएगा आसानी से? नहीं हो पाएगा। और लोन पेयर का डोनेशन आसानी से नहीं हो पा रहा है, मतलब वीक बेस। और वीक बेस का मतलब बेटर लिविंग ग्रुप। तो इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? फेनॉक्साइड आयन। समझ गए? एक देखिए, एक फंक्शनल ग्रुप का एसिडिटी ऑर्डर अगर हम देख लें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फोनिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल। ये होता है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब जहां पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग गया वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ते हैं, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखते हैं? H प्लस हटा करके। जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा?
SO3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CO माइनस, और इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा O माइनस। तो एसिड जितना स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होगा। अब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहां पे, SO3 माइनस, एक लिख दिए CO माइनस, और एक लिख दिए यहां पर O माइनस। वीकेस्ट बेस कौन सा? इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा? स्ट्रॉन्गेस्ट, और स्ट्रॉन्गेस्ट का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीकेस्ट, और वीकेस्ट बेस मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप में कौन सा ग्रुप आना चाहिए? SO3 माइनस। तो जहां भी SO3 माइनस दिख गया मतलब छोड़ के जाने में एक्सपर्ट है ये, भागना ही भागना है इसको, रुकेगा नहीं। तो SO3 माइनस जहां भी दिख गया दैट विल बी बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। इसके बाद कार्बोक्सिलेट, और यहां पर जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाएंगे? H+ डाल करके, फेनॉल। तो फेनॉल, बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन कौन होगा? सल्फोनिक। तो इसका कॉन्जुगेट बेस्ट वीकेस्ट होगा और इसका लिविंग ग्रुप बेस्ट होगा। यह आ जाएगा लिविंग ग्रुप ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजेंस के केस में ये ऑर्डर हम याद रखते हैं, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। दिस इज लिविंग ग्रुप ऑर्डर एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो हैलाइड्स के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछे या लिविंग ग्रुप ऑर्डर पूछे, बोथ विल बी सेम। चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ जाएं। यहां पर alkyl halide nucleophilic substitution reaction, this proceeds via two mechanism। एक तो होता है यहां पे SN1 और एक होता है SN2। Substitution nucleophilic unimolecular and substitution nucleophilic bimolecular. Suppose SN1 reaction, this is taking place at the chiral carbon. यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा और यहाँ पे पहले स्टेप में हैलोजन विल फंक्शन एज लिविंग ग्रुप and we'll get
carbocation as the intermediate. Now carbocation, this will be attacked by nucleophile in the first step. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिख लें यहां पर रोल ऑफ एल्काइल हैलाइड और रिएक्टिविटी। फिर से यहां पे इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है कार्बोकैटायन। SN1 का कोई भी आंसर देना है दैट हैज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ कार्बोकैटायन। SN1 के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कार्बोकैटायन हैज टू बी जनरेटेड। सो रिएक्टिविटी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना आसानी से SN1 रिएक्शन होगा। मतलब यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्शियरी, then secondary, then primary. SN1 reaction, this takes place in polar protic solvent. यहाँ पर ये पहला स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग, दैट इज स्लो स्टेप, एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट। SN1 reaction should depend or not on the strength of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट होता है? नहीं। कार्बोकैटायन के बनने में न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल है ही नहीं। और एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो उसको तो स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही है। तो सामने वीक न्यूक्लियोफाइल हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों के साथ रिएक्ट करके दैट विल गेट कन्वर्टेड टू स्टेबल प्रोडक्ट। So SN1 reaction will be independent of the nucleophile. SN1 रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर इनैंसियोमर। अभी इनैंसियोमर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज द इंटरमीडिएट जनरेटेड इज कार्बोकैटायन, एंड कार्बोकैटायंस आर प्लेनर स्पीसीज, एक प्लेन में है। अब यहां पे प्लेन के ऊपर जितना जगह है उतना ही जगह प्लेन के नीचे भी है। तो जितना आसानी से प्लेन के ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उतना ही आसानी से प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। सो अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स विल टेक प्लेस विथ सेम प्रोबेबिलिटी। प्लेन के ऊपर से अगर अटैक हुआ तो कौन सा बना? फर्स्ट। प्लेन के नीचे से अटैक हुआ तो सेकंड। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बन गया। मतलब ये अगर है डी फॉर्म तो ये है एल फॉर्म। डी और एल अगर इक्वल अमाउंट्स में बन गया तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन का एंड रिजल्ट क्या है? दिस विल लीड टू द जनरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। मगर डी और एल फॉर्म बने इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? डी फॉर्म बने या एल फॉर्म बने, इसका कंडीशन क्या है?
कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहां पर रेसमिक मिक्सचर उसी कंडीशन में बनेगा जब SN1 रिएक्शन हो रहा होगा कायरल कार्बन पर। तो अगर कायरल कार्बन पे SN1 रिएक्शन हो रहा है, देन रेसमिक मिक्सचर विल बी जनरेटेड। If SN1 reaction takes place at chiral carbon, हो जाएगा SN1 पे क्वेश्चंस। SN2 पर आ जाइए। यहां भी सपोज वी आर स्टार्टिंग विथ कायरल कार्बन और हम मान के चल रहे हैं कि SN2 इज टेकिंग प्लेस एट द कायरल कार्बन। यहां पे सबसे पहले स्टेप में we'll get one transition state. Transition states are unstable. This will immediately get converted to stable product. So SN2 is a single step reaction which takes place via transition state. Transition state के बारे में हमने पढ़ा था. These are hypothetical states and they can never be isolated. तो जो भी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है दैट मीन्स दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. और सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमें क्या पता है? मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर आर सेम. यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी कितना है? 2. सो ऑर्डर विल ऑल्सो बी 2. अब SN2 रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. और ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए कार्बन के साथ कितने ग्रुप को अटैच होना है? 5. अब कार्बन के पास अगर पहले से बल्कि अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल को आके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही कम जगह बचेगा. द बल्कि अल्काइल ग्रुप्स विल कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस. मतलब कार्बन के पास जितना ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा और कार्बन के साथ जितने छोटे ग्रुप लगे होंगे उतना आसानी से SN2 हो पाएगा. लेसर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर विल बी रिएक्टिविटी. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में सबसे आसानी से किस में होगा? प्राइमरी. तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी is inversely proportional to bulkiness. So your primary will be more reactive than secondary, which will be more reactive than tertiary.
दूसरी बात आप जो यहाँ पे याद रख सकते हैं, दिस टेक्स प्लेस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दो नाम यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, DMF एंड DMSO, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एंड डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। एक बार DMF या DMSO दिख गया तो आपको समझ जाना है रिएक्शन विल प्रोसीड बाय SN2। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सब RDS का ही पार्ट है यहां पर। सो SN2 विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और SN2 कराने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। स्टीरियोकेमिकल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो SN2 रिएक्शन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है यहां पर। अब यहां तो फ्रंटल साइड तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है हैलोजन से और लिविंग ग्रुप से, तो न्यूक्लियोफाइल का सिर्फ अटैक कहां से हो पाएगा? अगर जगह खाली सिर्फ कहां है? बैकवर्ड साइड। फ्रंटल साइड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ग्रुप, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैकवर्ड साइड से ही अटैक कर पाएगा, और जिधर से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा उसके ऑपोजिट साइड से ही लग पाएगा। मतलब यहां पे सिर्फ क्या बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। ये देखिए यहां पर अगर हम यहां पे फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट को कंपेयर कर लें तो फर्स्ट प्रोडक्ट में एंटरिंग ग्रुप किधर से आके लगा है? जिधर लिविंग ग्रुप था उधर ही आकर के न्यूक्लियोफाइल लगा है। लिविंग ग्रुप और एंटरिंग ग्रुप दोनों का पोजीशन अगर सेम रह गया तो वैसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रोडक्ट। और दूसरे प्रोडक्ट में यहां पर लिविंग ग्रुप और एंटरिंग ग्रुप का ऑपोजिट हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अगर ऑपोजिट हो गया तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो SN1 में दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट्स, जबकि SN2 में सिर्फ एक बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। सो SN2 रिएक्शन लीड्स टू ये कहां चला गया? नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। तो SN2 रिएक्शंस का अगर हम स्टीरियोकेमिकल इम्प्लीकेशन देख लें, स्टीरियोकेमिकल इम्प्लीकेशन,
दिस लीड्स टू कंप्लीट इन्वर्जन। इसी को हम बोलते हैं वॉल्डेंस इन्वर्जन। और इसी को हम बोलते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट। अम्ब्रेला मिला है सबको? हाँ, यही समझाने के लिए मिला था, अम्ब्रेला इफेक्ट। यहां पर स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड को अगर हम देख लें, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है यहां पे। इसको अगर हम अम्ब्रेला का शेप दे दें, क्या हो रहा है यहां पे? अम्ब्रेला उल्टा हो गया। अम्ब्रेला उल्टा हो गया, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम बोलते हैं वॉल्डेंस इन्वर्जन। सो SN2 रिएक्शन विल लीड टू कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन अगर हम करा दें अल्कोहलिक KCN के साथ, क्या बनता है यहां पे? साइनाइड्स। AgCN के साथ आइसोसाइनाइड और कार्बाइलमीन। KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज CN इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। KCN के साथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बन जाता है CN माइनस। यहीं पर अगर हम इसका रिएक्शन करा दें AgNO2 के साथ, देन वी गेट नाइट्रोएल्केन्स, और NaNO2 के साथ वी गेट एल्काइल नाइट्राइड्स। फिर से कारण सेम है कि NO2 के साथ वी गेट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल NO2 माइनस। तो आपको याद क्या रखना है यहां पे? सिल्वर जहां भी दिख जाए, बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन के थ्रू होगा। जैसे AgCN में अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। AgNO2 में नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नाइट्रो एल्केन। तो सिल्वर के प्रेजेंस में बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू नाइट्रोजन एटम। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें एक्वस KOH के साथ, अल्कोहल, OH की जगह पर अगर हम लिख दें यहां पर KSH, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, OH की जगह पर SH लग जाएगा। थायो अल्कोहल, एल्केन थायोल। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ये करा दें सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ,
बस हर जगह पर होना क्या है, क्या करा रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो हैलोजन है ये हटेगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव ग्रुप। अब NaOR को अगर पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ें तो इससे क्या बनेगा, Na प्लस OR माइनस। जो नेगेटिव वाला है यही हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहां पर हैलोजन की जगह पे लग जाएगा OR और ये बन जाएगा ईथर्स। क्या नाम है इसका रिएक्शन का, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें ध्यान में क्या रखेंगे, इफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज टेकन then we get alkenes। क्योंकि यहां पर हमें ईथर बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन कराना है और सब्स्टिट्यूशन मेनली कौन देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अगर ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे सपोज हम यहां पर एक लिख दें CH3Cl और इसका रिएक्शन करा दिए सोडियम मिथॉक्साइड, तो यहां तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी है मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। लिविंग ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल और यहां पे बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर। मगर यहीं पर अगर हम ले लें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन करा दिए सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, अब क्या होना है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अल्फा बीटा के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। यहां से मिल जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। समझ गए। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके लिए एक ही क्लास दिया गया है, एक से ज्यादा है क्रैश कोर्स में। हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उसके भी बहुत सारे रिएक्शन यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आगे की क्लासेस में हम लोग कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे। अगले टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है आप लोग का, कंप्लीट ऑर्गेनिक? मेरे ख्याल से तो कंप्लीट ही होगा। GOC नहीं भी लिखा होगा तो भी आएगा। तो हर चैप्टर के अंदर में आना ही है GOC आना है, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, ये तो हर चैप्टर के अंदर में भी। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, this is first of all given by aldehydes and ketones. Iodoform test, this will be given by aldehydes and ketones. अब कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसमें हमें बस क्या देखना है, कार्बोनिल कार्बन शुड बी अटैच्ड विथ मिथाइल ग्रुप। जिस एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जैसे हम लिख लें यहां पर एल्डिहाइड,
तो एल्डिहाइड्स में हमने लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, सॉरी एल्डिहाइड्स लिख रहे हैं हम लोग, प्रोपियोनल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन मिथाइल ग्रुप के साथ किस किस में अटैच्ड है? बस सेकंड, सिर्फ यहीं पर कार्बोनिल कार्बन मिथाइल के साथ है और तो कहीं पर है ही नहीं। So among all aldehydes, only acetaldehyde will give positive iodoform test. So acetaldehyde can be distinguished from other aldehydes on the basis of iodoform test. Only this gives positive test among all aldehydes. ऐसे अगर हम लिख दें यहां पर कीटोन्स, एसीटोन, एक हम लिख दें यहां पर ये हो गया पेंटेन, थ्रियोन, पेंटेन, 2-ओन, एक हम लिख दे एसिटोफेनॉन और एक लिख दें बेंजोफेनॉन। डाइफिनाइल कीटोन। आपसे पूछ दिए इनमें से कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? कौन कौन नहीं देगा? सेकेंड एंड ये तो नहीं देगा। कार्बोनिल कार्बन इज नॉट प्रेजेंट विद मिथाइल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन इज प्रेजेंट विद इथाइल ग्रुप। और डाइफिनाइल कीटोन ये भी नहीं देगा, बाकी सारे देंगे। अब जो कीटोन्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं उनमें कॉमन चीज आप क्या देख रहे हैं? नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कॉमन चीज क्या देख रहे हैं? सेकंड पोजीशन पे। हर जगह पे कार्बोनिल कार्बन का लोकेंट पोजीशन क्या है? 2। तो जितने भी 2 ओन्स हैं दे विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पेंटेन 2 ओन, हेक्सेन 2 ओन, हेप्टेन 2 ओन। एक बार 2 ओन दिख गया इसका मतलब दिमागी नहीं लगाना है कीटोन्स में। दैट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? Iodoform test, this is also given by alcohols. Iodoform test in alcohols.
अल्कोहल का पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन। तो अल्कोहल में सबसे आसान तरीका देखने का क्या है? अल्कोहल का किसके साथ ऑक्सीडेशन कराने पे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है? फिर ये KMnO4 के साथ एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड कीटोन विल बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, PCC। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बस इतना याद रखेंगे तो और कुछ दिमागी नहीं लगाना। जैसे सपोज हमें दे दिया यहां पर CH3OH मिथाइल अल्कोहल, हमसे पूछ दिया ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करा लीजिए। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन ये बाहर निकलता है। एक हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन ये बाहर निकलता है। क्या बन गया यहां पे? फॉर्मल्डिहाइड। अब यहां पर जो एल्डिहाइड या कीटोन बना उसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब ये अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही सपोज हम लिख देते हैं यहां पर इथाइल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करा लीजिए। ऑक्सीडेशन में एक हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया। क्या मिल गया हमें? एसिटल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल आ गया, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो अल्कोहल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। Among all primary alcohols, only ethyl alcohol will give positive iodoform test. प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है? एल्डिहाइड में। और सारे एल्डिहाइड में कौन देता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड सिर्फ कौन से प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा? इथाइल अल्कोहल। तो सारे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, सारे एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। ठीक है? क्या बोला बच्चे मैंने? एक बार रिपीट कर दीजिए। among all primary alcohols only ethyl alcohol will give positive iodoform test, and among all aldehydes only acetaldehyde will give positive iodoform test. आपके सामने अगर हम एक ये अल्कोहल रख दिया, आपसे पूछ दिया ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, क्या करना है? ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए। क्या बन गया इससे? एसिटोफेनॉन। कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल आ गया, मतलब ये देगा, तो ये अल्कोहल भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से। एक एक क्लास में आप लोग 100% क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष ही नाम है ना आपका? आज की क्लास से कितना क्वेश्चन मिनिमम हो जाना चाहिए? नहीं, अगर नीट के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जो जनरली आते हैं, तो कितने आ जाने चाहिए? 1 से 2 आएगा ही।
ऐसा गारंटी किसी सब्जेक्ट में मिलता है? तो मैंने क्या बोला है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा? थोड़ा सा ध्यान बस लगाना है। और ये आपको किससे मिल गया इसका? वो जो बच्चा यहाँ पे बैठ रहा है उसको खास करके मैंने बैठाया है, कौन से बच्चे यहाँ पर सही कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है तो आपस में जितना डिस्कस करेंगे चीज़ें उतना क्लियर होगी। और किसी के मन में कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? कितने बच्चों का फास्ट चल रहा है? क्या नाम है आपका? फास्ट कर रहे हैं आप? क्यों? स्टूडेंट्स के लिए क्या बोला है मैंने? सबसे, चाहे आपका नवरात्रि है, चाहे रमदान है, सबसे अच्छा फास्ट क्या है? पढ़ाई कीजिए अच्छे से और खाइए एकदम। चलिए मैं आपको एक सुना दे रहा हूँ। उर्दू की समझ है? सुन लीजिए। भूख के एहसास को, फास्ट कर रहे हैं मतलब भूख लग रहा है ना, भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के जलवों के काबिल हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। थोड़ा हायर लेवल का है, और आप मान लीजिए आईटी एडवांस्ड वाले लेवल का है, मगर अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि आजकल जो हम लोग फास्ट करते हैं ये एक फैशन की तरह ना बना रह जाए। फास्ट का मेन मकसद क्या होता है कि दूसरे का भलाई हो, उसमें खुद की भलाई नहीं। कि भगवान, मैं देखिए 9 दिन नवरात्रे का फास्ट रख रहा हूँ, मेरे कम से कम इतने मार्क्स आ जाएं, या मेरे साथ ये अच्छा हो जाए, तो उस सोच के साथ नहीं करना है। फास्ट का मेन मकसद किस लिए रखा जाता है? जन कल्याण, दूसरों का भलाई होना चाहिए उससे। तो ऐसा नहीं कि मैं थक गया, मैंने तो फास्ट रखा है, मम्मी पानी तुम ले आओ आज, और ये बना दो वो बना दो, वो सब काम नहीं करना है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही होता है।